मैं ज्योति सिंगौर आज आपके लिए मांग की लोच को मापने की व्यय विधि लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मांग की लोच मापने की 3 विधियां हैं, जिसमें से हम प्रतिशत विधि और रेखा गणितीय विधि दोनों विधियों का हमने को पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम अंतिम व्यय विधि के बारे में समझेंगे। कुल व्यय विधि, इस विधि को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इस विधि में कीमत में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जाती है। अर्थात यहाँ पे यदि हम कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन करेंगे और उसके कारण से व्यय में जो परिवर्तन हो रहा है, ये व्यय में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके आधार पर हम मांग की कीमत लोच को मापेंगे। पहली स्थिति को हम इस टेबल से समझेंगे। यहाँ पहला कॉलम आपका दिया है, कीमत है, मांग है, व्यय है। व्यय कैसे निकला है? कीमत गुणित मांग बराबर क्या होता है? व्यय या खर्च। यदि किसी वस्तु की कीमत मान लो 8 रुपए है, तब हम कितनी वस्तु की मांग करते हैं? 20 वस्तु की। तो इस पर कुल व्यय कितना हो जाएगा? 8 गुणित 20, यानी टोटल हमारा जो खर्च होगा वो कितना होगा? 160 रुपीज। यदि ये वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लो घट के कितनी हो गई? 6 हो गई। तो वस्तु पर होने वाला व्यय क्या हो जाएगा? बढ़ गया। जब वस्तु यदि सस्ती हो गई तो हम वस्तुओं की मांग क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। यदि जब हम वस्तुओं की मांग बढ़ा देंगे तो खर्च क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि 8 रुपए से कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है? 10 रुपए हो जाती है। यदि कीमत बढ़ गई तो हम वस्तुओं की मांग क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। अब वस्तु की मांग कम हो गई तो यहाँ पर होने वाला व्यय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहाँ से स्थिति ये साफ हो रही है कि यदि वस्तु की कीमत कम हो रही है तो व्यय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और दूसरी स्थिति, यदि कीमत बढ़ रही है तो व्यय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सामान्यतः इस तरह की वस्तुओं की जो लोच होती है वो कैसी होती है? इकाई से अधिक। और ये वस्तुएं होती है लोचदार मांग। इन वस्तुओं की जो मांग होती है वो कैसी होती है? लोचदार मांग होती है। सामान्यतः थोड़ा भी वस्तुओं की कीमत कम होने पर हम ये विलासिता की वस्तुओं की मांग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और यदि थोड़ी भी इनकी कीमत बढ़ जाती है तो हम इनकी खरीदी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इस तरह से इन वस्तुओं की मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। दूसरी स्थिति को हम दूसरे टेबल से समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य मान लो 5 रुपए है तो हम मांग कितनी कर रहे हैं? 20। तो 5 दूनी 10, यानी टोटल हमारा खर्च कितना हो रहा है? 100 रुपए। यदि वस्तु की कीमत कम हो गई, 2 रुपए हो गई, तब भी हम 20 वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, तो यानी खर्च हमारा क्या हो गया? कम हो गया। दूसरी स्थिति ये हुई कि यदि वस्तु की कीमत क्या हो जाए? बढ़ जाए, लेकिन मांग हम तब भी 20 ही कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है जब कीमत बढ़ गई है तो खर्च हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कीमत यदि बढ़ रही है तो खर्च भी क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे 100 से 200 बढ़ रहा है। यदि कीमत यहाँ पर कम हो रही है तो यहाँ पर हमारा खर्च भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ इस स्थिति में कीमत और व्यय में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। कीमत कम, व्यय कम। कीमत ज़्यादा, व्यय ज़्यादा। ऐसी स्थिति में जो लोच होती है वो कैसी होती है? एक से कम होती है। और ऐसी वस्तुओं की मांग को हम कहते हैं बेलोचदार मांग। सामान्यतः ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, जैसे अनाज है, नमक है, जो चीज़ों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है या साधारणतः हम इसके बिना नहीं रह पाते। इन चीज़ों की मांग कैसी होती है? बेलोचदार। चाहे महंगी हो या सस्ती हो, इनकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कीमत बढ़ने या घटने से इनके जो व्यय हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। इस तरह से ये जो मांग की लोच होगी इसमें क्या होगी? इकाई से कम होगी। अगली स्थिति है इसकी अंतिम स्थिति कि यदि कोई वस्तु है, मान लो इसकी कीमत 10 है तो हम इसकी मांग 10 कर रहे हैं, तो इसका व्यय कितना हुआ? 10 गुणित 10, 100 रुपये खर्च हो रहा है हमारा। यदि इसका मूल्य क्या हो गया? कम हो गया,
तो हम इसकी मांग को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तब भी हमारा खर्च कितना हो रहा है, 100 रुपये हो रहा है। और यदि इसकी कीमत मान लो बढ़ के 10 से कितनी हो जाए, 20 हो जाए, तो तब भी हम कितना खर्च कर रहे हैं, केवल 100 रुपये। इस तरह से तीनों स्थिति में चाहे कीमत कम हो या कीमत अधिक हो, इसका व्यय कैसा है, कांस्टेंट है। व्यय कैसा है, स्थिर है। इस तरह की लोच, मांग की लोच इन वस्तुओं की कैसी होगी, इकाई के बराबर होगी। तीनों स्थितियों को हम एक साथ समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमने देखा था कि कीमत और व्यय में उल्टा संबंध, ये वाला है उल्टा संबंध वाला, और ये हमारा सीधा संबंध, इकाई से कम, बेरोजगार वस्तु, इनमें सीधा संबंध था। और ये है हमारा इकाई के बराबर, जब हमारी कीमत बढ़े या घटे लेकिन व्यय कैसा था, हमारा कांस्टेंट, स्थिर था। और यहाँ पर हमारे कीमत के बढ़ने से व्यय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कीमत के कम होने से व्यय भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यह हमारी क्या थी, मांग की लोच यहाँ पे कैसी थी, एक से कम थी। यहाँ इस स्थिति में, तीसरी स्थिति में देखिए आप, कीमत कम व्यय ज्यादा, और कीमत ज्यादा व्यय कम, यानी यहाँ पे कैसा संबंध बता रहे हैं, उल्टा संबंध। कीमत कम व्यय ज्यादा, कीमत ज्यादा व्यय कम। ये किस वस्तुओं के लिए रहता है, लोचदार वस्तुओं के लिए होता है। इनकी जो कीमत लोच होती है वो कैसी होती है, एक से अधिक होती है। और जब इकाई के बराबर होती है तब इनके बीच कैसा संबंध होता है, कीमत कितनी भी बढ़े या घटे, व्यय में कोई अंतर नहीं आता। इस तरह से हम ये तीनों स्थितियों को एक साथ समझ ले रहे हैं। अगले स्लाइड में मैं आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नंबर 25 समझाना चाहूँगी। दिया हुआ है, मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच ऋण 2 है। मांग की कीमत लोच यानी ईडी कितना दिया हुआ है, ऋण 2 है। यदि वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि हो जाती है, यानी कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10%, तो उस पर होने वाला व्यय किस प्रकार प्रभावित होगा। ये हमको क्या बताना है, किस पर जो खर्च हो रहा है वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, मांग की कीमत लोच इकाई से कम है, अतः कीमत में वृद्धि होने पर, इकाई लोच कितनी दी हुई है, -0.2, यानी इकाई से क्या है, हमारी कीमत लोच इकाई से कम है। अतः कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु पर होने वाला व्यय भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये बोल रहा है कीमत में वृद्धि होने पर व्यय भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है कि मांग में कीमत लोच तो हमने देख लिया कितना है, 0.2 है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इनकी वो क्या है, कीमत लोच इकाई से कम है। अब कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु पर होने वाला व्यय क्या होगा, कीमत में वृद्धि, इस स्थिति पे क्या होगा, कीमत में वृद्धि, ये कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि 5 से कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस स्थिति में, जब इकाई से कम हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि मांग की कीमत लोच इकाई से कम है, अतः कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु पर होने वाला व्यय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला एक और प्रश्न है अपना इसी से संबंधित, 26 नंबर का प्रश्न है। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत में 4% की गिरावट होने के परिणाम स्वरूप उस पर होने वाले व्यय में 2% की वृद्धि हो गई। आप मांग की लोच के बारे में क्या कहेंगे। वस्तु की कीमत में 4% की गिरावट हो रही है, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और व्यय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कीमत कम हो रही है और व्यय बढ़ रहा है। अब ये क्या कह रहा है उत्तर, वस्तु की कीमत कम होने पर व्यय में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। जब उल्टा संबंध होता है, अभी हमने देखा था, जब उल्टा संबंध होता है कि एक वस्तु की कीमत कम हो रही है और व्यय बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये क्या होगा, इकाई से अधिक होगा।
इकाई से अधिक होगा। इसकी लोच कैसी होगी? इकाई से अधिक। परंतु वास्तविक मान क्या होगा, यह कुल व्यय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि में हमने ये देखा है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। हम कम और ज़्यादा से ही बस ये उत्तर दे सकते हैं कि ये इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से इसकी लोच कम है। तो यहाँ की स्थिति क्या कह रही थी कि कीमत बढ़ रही थी और व्यय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इसका उत्तर हम ये बता सकते हैं कि ये जो है इकाई से अधिक है मांग की कीमत लोच, परंतु इसका हम अंकों में उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इसको ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये वीडियो मेरे इकाई 2 का अंतिम वीडियो था और अब मैं आपको अगला जो वीडियो प्रस्तुत करूंगी वो इकाई 3 से करूंगी। धन्यवाद।